Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से है और ये कहानी है साल 2009 की। आपको पता है बेंगलुरु एक आईटी सिटी के तौर पर पूरी दुनिया में और ख़ासकर भारत में तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ बेंगलुरु की एक और पहचान है। बेंगलुरु को पेंशनर्स सिटी भी कहते हैं क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से एक बहुत अच्छा शहर माना जाता है। अपराध की घटनाएं कम होती हैं ऐसा माना जाता है और इसलिए ये भी माना जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं या रिटायर्ड लाइफ जीने वाले लोग हैं वो बेंगलुरु में सेटल होते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजारते हैं। तो इसलिए पेंशनर्स सिटी के तौर पर भी बेंगलुरु को जाना जाता है। लेकिन जिस वक्त की मैं बात कह रहा हूँ या बता रहा हूँ आप लोगों को, साल 2009 की, उस समय बैक टू बैक कुछ बड़ी घटनाएं बेंगलुरु में हो रही थी। हुआ ये था कि बेंगलुरु में एक बहुत पॉश लोकेलिटी में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई थी और बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के बाद पूरे शहर में जो है वो चर्चाओं का बाजार गर्म था। लोग डरे हुए थे और एक सवालिया निशान लॉ एंड ऑर्डर पर और बेंगलुरु पुलिस पर भी था, क्योंकि अगर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या होती है तो आप समझिए कि ये, और घर में घुसकर, तो आप समझिए कि ये कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी है और उस शहर की जो इमेज है उस पर कितना बड़ा दाग है ये। तो पुलिस के जो बड़े ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग पुलिस कमिश्नर, वो सारे इस मसले को, इस मर्डर केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और ये तारीख थी 20 जनवरी की, जिस रोज़ पुलिस ऑफिसर्स जो है वो एक मीटिंग में पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे और पुलिस कमिश्नर अपने मातहतों से, अपने जूनियर से अपडेट ले रहे थे कि उस मामले का क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन इसी बीच हुआ ये कि बेंगलुरु पुलिस के जो वायरलेस सेट्स हैं उस पर एक कॉल चली मतलब एक मैसेज फ्लैश हुआ, जिस मैसेज में एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के पुलिस टीम ने, पुलिस ऑफिसर्स ने ये बताया बाकी ऑफिसर्स को कि यहाँ एक मकान में ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई है। एक साथ 3 लोगों की हत्या कर दी गई है और मरने वाली तीनों महिलाएं हैं। अब पुलिस कमिश्नर डबल मर्डर के मामले को सॉल्व करने के लिए मीटिंग कर रहे हों और एक एक पॉइंट को चेक किया जा रहा हो, वैसे मौके पर एक ऐसी खबर का आना, जब एक साथ शहर में 3 लोगों की हत्याओं की बात का पता चलना, वो अपने आप में आप समझिए कि कितनी गंभीर बात रही होगी। पुलिस कमिश्नर के साथ साथ वहाँ बैठे जितने ऑफिसर्स थे, सारे लोग इस खबर को सुनते ही काफ़ी परेशान हो गए और फ़ौरन एक पुलिस टीम को उस मौका वारदात के लिए रवाना किया गया जहाँ से ये खबर आई थी, जहाँ से वायरलेस पर ये मैसेज फ्लैश की गई थी। तो जहाँ पर ये घटना हुई उस लोकेलिटी का नाम है जयनगर टी ब्लॉक। अब जयनगर टी ब्लॉक भी कोई मामूली एरिया नहीं है, बल्कि इसकी गिनती भी शहर के पॉश इलाकों में होती है। इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं मिस्टर नारायण मूर्ति, उनका घर भी जयनगर टी ब्लॉक के आसपास ही है जहाँ पर ये घटना हुई है। तो इसी से आप ये समझ सकते हैं, उनका जिक्र करने का मतलब सिर्फ यही है कि आप इससे ये समझ सकते हैं कि वो एरिया जो है कितना इम्पोर्टेंट है और वहाँ कैसे लोगों की बसावट है। तो जिस मकान में ये हत्या हुई थी उस मकान में 3 महिलाएं मौजूद थी और तीनों की हत्या कर दी गई थी। इनकी पहचान जो है 80 साल की एक बुज़ुर्ग महिला सत्यभामा के तौर पर हुई और उनकी 80 साल की बुज़ुर्ग महिला सत्यभामा की 58 साल की बेटी विजय लक्ष्मी और उनकी 45 साल की बहू, मतलब सत्यभामा की 45 साल की बहू जयश्री के तौर पर हुई। इन तीनों महिलाओं का कत्ल जो है गला घोंटकर और किसी भारी चीज़ से सिर पे वार करके किया गया था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि घर में लाशें जो है अलग अलग कमरों में बिखरी हुई हैं और सिर्फ लाशें ही बिखरी नहीं है बल्कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। खासकर अलमारी टूटी पड़ी है और कुछ कीमती चीज़ें गायब है। इस तरह का आभास या एहसास पुलिस वालों को हो रहा था क्योंकि अलमारी टूटी थी और जिस तरह से डेड बॉडी वहाँ पड़े हुए थे उसे देखकर ये लग रहा था कि ये मर्डर फॉर गेन यानी लूटपाट के लिए किया गया कत्ल का मामला है। तो पुलिस ने उसी एंगल से इस मामले की जांच शुरू की। इसी बीच छानबीन के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि जो जयश्री है उसका 13 साल का बेटा है, वो इस घटना के वक्त स्कूल में था, स्कूल गया हुआ था और शायद यही वजह है कि उसकी जान भी बच गई।
वरना कातिल उसे भी नुकसान पहुंचा सकते थे। तो 3 महिलाओं की हत्या हो गई और घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला। पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू हुई, लेकिन पुलिस को काफ़ी मशक्क़त के बाद भी कोई लीड जो है शुरुआती तफ्तीश में नहीं मिल पाई। खासकर कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज या कोई ऐसा टेक्निकल एविडेंस पुलिस को शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिला जिससे पुलिस को कातिल के बारे में कोई वे आउट, कोई लीड मिलता। हालांकि पुलिस ने जो जानकारी जुटाई उसमें ये पता चला कि ये जो जयश्री नाम की सबसे कम उम्र की महिला जिसकी हत्या हुई है, वो पहले नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन में काम करती थी, लेकिन हाल के दिनों में उसने वो नौकरी छोड़ दी थी और एक प्राइवेट कंपनी उसने ज्वाइन कर ली थी। ठीक इसी तरह से जो जयश्री की ननद है, जो उम्र में जयश्री से काफ़ी बड़ी हैं, 58 साल की विजय लक्ष्मी, जिनकी हत्या हो चुकी थी। विजय लक्ष्मी एक स्कूल में टीचर थी। तो ये उनका प्रोफाइल था पूरे परिवार का। और ये तीनों जो है माँ, बेटी और बहू, ये तीनों एक साथ वहाँ रहते थे और तीनों की हत्या हो गई थी। पुलिस ने जब और तफ्तीश की तो पता चला कि इस मकान में, इस घर में पहले एक नौकर हुआ करता था, लेकिन उसकी कुछ हरकतें या आदतें इन तीनों महिलाओं को इतनी नागवार गुजरी कि हाल के दिनों में उन्होंने उस नौकर को काम से हटा दिया था और उनकी जगह पर एक नए सर्वेंट को उन्होंने अपॉइंट किया था जो इन दिनों घर का कामकाज देखता था। तो पुलिस को जब ये पता चला तो पुलिस को लगा कि एक बार उस पहलू को भी एक्सप्लोर करके देखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग गुस्से में या खुंदक में किसी भी हद से आगे निकल जाते हैं, हत्या कर देते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि महज गाली देने या थप्पड़ मारने पर भी किसी ने किसी का कत्ल कर दिया हो। तो पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सर्वेंट को इन्होंने हटाया था उसने खुंदक में आकर इन तीनों की हत्या कर दी। और जिस तरह से महिलाओं की हत्या हुई थी उससे पुलिस को लग रहा था कि शायद ये बात होगी। तो पुलिस ने उस पुराने सर्वेंट को भी लोकेट किया, उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया। साथ ही जो नया सर्वेंट इन दिनों काम कर रहा था उसे भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और थाने में उनको ग्रिल किया और लंबे समय तक उनसे पूछताछ की। लेकिन इस एक्सरसाइज का पुलिस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस के सारे सवालों का नए और पुराने दोनों नौकरों ने बिल्कुल सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। और उनके जवाब को पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो ये बात साफ हो गई कि उन दोनों का इस ट्रिपल मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। यानी पुलिस को एक क्लू या एक लीड जो मिली थी, वो लीड जो है गलत साबित हुई और असली कातिल के बारे में पुलिस को अब भी कोई पता नहीं चला। इस बीच जब पुलिस मौका वारदात पर थी तो पुलिस को मौके से ही जो है एक पीस ऑफ पेपर मिला था, एक कागज़ का टुकड़ा जिसमें पेंसिल से एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। ये भी पुलिस के लिए एक लीड था और पुलिस को इस लीड को एक्सप्लोर करना था, इसके बारे में भी जानकारी जुटानी थी। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि तीनों महिलाओं की हत्या जो है वो गला घोंट कर की गई है और साथ ही कत्ल के हथियार के तौर पर नारियल का इस्तेमाल किया गया। ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन साउथ इंडिया में आपको पता है कि नारियल जो है वो बहुत ज़्यादा और रेगुलर कंज्यूम किया जाने वाला एक फ्रूट है, प्रोडक्ट है। खाने पीने की तमाम चीज़ों में नारियल का इस्तेमाल होता है। तो नारियल अपने आप में एक टफ फल है। तो उसी नारियल से इन महिलाओं के सिर पर वार किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एग्जैक्टली नारियल का जिक्र तो नहीं था, लेकिन ये बताया गया था कि किसी हेवी ऑब्जेक्ट से ये हत्याएं की गई। और पुलिस ने जब सीन ऑफ क्राइम को देखा तो वहाँ पर नारियल पुलिस को मिला भी, जिससे पुलिस को ये अंदाज़ा हो गया कि नारियल से इन महिलाओं को निशाना बनाया गया। साथ ही उनके गले भी घोटे गए थे, इसका भी प्रमाण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया। तो इससे ये भी पता चला कि जो भी किलर था वो कोई हथियारों से लैस होकर या चाकू लेकर, या जो अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा भी कातिल हों तो वो इस तरह से पूरी तैयारी करके नहीं आए थे। तो अब वो आदमी कौन हो सकता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी जिस पर पुलिस माथापच्ची कर रही थी। इस बीच वो जो कागज़ के टुकड़े में नंबर मिला, पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया और उस आदमी से बात की। पुलिस को लगा कि हो सकता है कि इस आदमी का या फिर इस आदमी के किसी जानने वाले का इस मर्डर केस से कोई कनेक्शन हो। लेकिन वो आदमी एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक निकला। असल में इस घर में जो 13 साल का बच्चा था उसका उपनयन संस्कार यानी जनेऊ जिसे कहते हैं वो होने वाला था। इंग्लिश में उसके लिए एक टर्म है सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, यानी पवित्र धागे का समारोह। तो उपनयन संस्कार उसे कहते हैं। तो उपनयन संस्कार उस 13 साल के बच्चे का होने वाला था और उसकी जो माँ है जयश्री, उसने इस प्रिंटिंग प्रेस वाले को अपने घर में बुलाया था और कुछ कार्ड उसे इस प्रोग्राम के लिए प्रिंट करवाने थे, जिसके लिए इस आदमी से उस परिवार की महिलाओं ने बातचीत की थी। और तब इस आदमी ने अपना मोबाइल नंबर एक
पेंसिल से पेपर में लिखकर इन महिलाओं को दिया था। तो उस आदमी से भी जब पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस का जो शक था, क्योंकि पुलिस तो सब पर शक करती है, उसका शक जो है वो निर्मूल साबित हुआ और वो आदमी को भी एक तरह से पुलिस को क्लीन चिट देनी पड़ी, क्योंकि वो आदमी जो है ऑनेस्टली पुलिस को सारी बातों का जवाब दे रहा था। लेकिन उसी आदमी से पूछताछ के दौरान पुलिस को एक और बात पता चली जिसने इस मामले में पुलिस के लिए समझ लीजिए कि सारी मुश्किलें आसान कर दी। उसने बताया कि जब वो घर में कार्ड्स की प्रिंटिंग के लिए बातचीत करने आया था तब उसने एक लड़के को देखा था जो इनके घर में बैठा हुआ था और घर वाले उससे बातचीत कर रहे थे। पुलिस ने पूछा वो लड़का कौन था, क्या तुम पहचानते हो? बोला कि नहीं, मैं तो नहीं पहचानता हूँ, लेकिन उसकी उम्र तकरीबन यही 24-25 साल के आसपास की होगी। यंग लड़का था और परिवार के सारे लोगों से उसकी बातचीत हो रही थी। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस को एक बात क्लियर हो गई, पुलिस के लिए कम से कम, कि इस कत्ल में 24-25 साल का एक लड़का इन्वॉल्व है। हो सकता है कि उसके अलावा और भी कातिल हो जो घर से बाहर हो या कहीं और हो, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन एक आइडिया पुलिस को इस घटना के बारे में फर्स्ट टाइम पुलिस को मिला या लगा। इसके बाद पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का जो पुलिस ने मुआयना किया था, पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि कत्ल की घटना के बाद जो महिला है सबसे छोटी, जयश्री, उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो मौके से गायब हो चुका था। अब पुलिस को लगने लगा कि इस मोबाइल फ़ोन को अगर ट्रेस किया जाए या उसे ढूंढने की कोशिश की जाए तो शायद कातिल का पता चल जाए। लेकिन पुलिस ने जब उस मोबाइल फ़ोन पर कॉल किया या उसका लोकेशन पता करने की कोशिश की तो पुलिस को निराशा हाथ लगी, क्योंकि वो फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो चुका था। लेकिन ये फ़ोन जो है एक अहम क्लू इस मामले में साबित हो सकता था, इसलिए पुलिस ने उस फ़ोन को सर्विलांस पर लिया और पुलिस ये देखने लगी, इंतज़ार करने लगी कि वो मोबाइल फ़ोन कब ऑन होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी और साथ ही अगर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा लगेगा कि कुछ घंटों के बाद उस मोबाइल फ़ोन के ऑन होने का सिग्नल पुलिस को सर्विलांस के ज़रिए मिल गया। और जो फ़ोन ऑन हुआ वो ऑन हुआ मैसूरू बैंक सर्कल के पास, ये भी बेंगलुरु की एक लोकेलिटी है। और पुलिस को ये भी पता चला कि इस बैंक सर्कल के पास सिर्फ ये फ़ोन ही ऑन नहीं हुआ, बल्कि उस फ़ोन में जयश्री का जो सिम कार्ड था, उस सिम कार्ड को निकाल कर कातिल ने या फ़ोन को चुराने वाले आदमी ने एक कोई दूसरा नया सिम कार्ड डाल लिया था। अब पुलिस के लिए ये काम थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ऑन होने पर पुलिस के लिए उस मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करना और ट्रैक करना थोड़ा इजी था। पुलिस ने अब उस मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करना शुरू किया और ट्रैक करते करते आखिरकार बेंगलुरु में या बेंगलुरु के पास, एग्जैक्ट मुझे लोकेशन का नहीं पता, लेकिन जगह का नाम है कतील नाम है जगह का। तो कतील से पुलिस ने 26 साल के एक लड़के को उस मोबाइल फ़ोन के साथ पकड़ लिया। 26 साल के इस लड़के का नाम था गोविंद राज, जो मूल रूप से शिवमोगा ज़िले का रहने वाला था। गोविंद राज से जब पुलिस ने पूछताछ की इस मोबाइल फ़ोन के बारे में और कत्ल के बारे में, तो शुरू में वो झूठ बोलता रहा, लेकिन बाद में उसने कबूल कर लिया कि उसने अकेले ने ये तीनों हत्याएं की थी और इन तीनों हत्याओं के पीछे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस घर में लूटपाट करना था। उसने एक एक कर तीनों महिलाओं की हत्या कर दी और शॉकिंग बात यह भी है कि 3 हत्याएं करने में उसे सिर्फ 10 मिनट का समय लगा असल में। लेकिन गोविंदराज था कौन? उस घर में लूटपाट के लिए पहुंचा, कैसे पहुंचा, घर वाले उसको क्यों एंटरटेन कर रहे थे, क्यों उसको घर में बिठा रखा था? जिस तरह से प्रिंटिंग प्रेस वाले आदमी ने बताया था कि एक नौजवान लड़का था वहाँ बैठा हुआ, तो गोविंदराज को क्यों बिठा रखा था? ये सब कहानी अभी पुलिस को पता करनी थी। तो पुलिस ने जब तफ्तीश आगे बढ़ाई, गोविंदराज से पूछताछ की, तो ये पता चला कि गोविंदराज उनके घर के पास में एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में काम किया करता था और रेस्टोरेंट में वो जो है बेसिकली चाट बनाया करता था और चाट बहुत बढ़िया बनाता था। ये जो जयश्री नाम की महिला है वो अक्सर अपने 13 साल के बेटे के साथ उस रेस्टोरेंट में जाती थी और गोविंदराज के हाथों की बनी हुई चाट वो खाया करती थी। गोविंदराज चूँकि एक नौजवान लड़का था और काउंटर पर अक्सर मुस्कुराता हुआ जयश्री को और उनके बेटे को मिलता था, तो जयश्री के साथ इस लड़के की बातचीत शुरू हो गई थी और गोविंदराज के बारे में जयश्री ने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जब जुटाई तो उसको ये पता चला कि ये लड़का शिवमोगा का रहने वाला है और यहाँ काम करता है और वो जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर एक आध फिल्मों में भी काम कर चुका है। तो जब उसके बारे में जयश्री को ये सब पता चला तो जयश्री ने उसे एक ऑफ़र दिया। ये एक बिज़नेस का ऑफ़र था और उसने अभी जो एक नए ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया था, वो एक तरह से MLM टाइप
का काम जो है, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप का काम था, जिसमें उसको जयश्री ने बिजनेस के लिए उसको प्रपोजल दिया और उसे कहा कि अगर तुम अपना रेस्टोरेंट वाला काम करते हुए अगर कुछ बिजनेस मोबिलाइजेशन की कोशिश करो तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ और भी पैसे मिले। तो उस लड़के को, गोविंद राज को, जयश्री का ये प्रपोज़ल अच्छा लगा और उसे भी पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने जयश्री से बातचीत शुरू कर दी और इस प्रपोज़ल पर काम करने की तैयारी शुरू कर दी। और इसी बहाने से, चूँकि जयश्री से उसकी बातचीत होती ही थी, अब वो जयश्री के घर भी आने जाने लगा। धीरे धीरे ये लड़का जो है उस परिवार की तीनों महिलाओं का भरोसा जीतने लगा था। अब वो जो छोटा सा बच्चा था 13 साल का, जिसका उपनयन संस्कार कुछ दिनों में होना था, उस उपनयन संस्कार की तैयारी इन दिनों इस परिवार की महिलाएं कर रही थी। तो एक दिन जब ये लड़का गोविंदराज उनके घर आया तो जयश्री ने कुछ साड़ियाँ खरीदी थी, वो कीमती साड़ियाँ थी। वो साड़ियाँ जयश्री ने और घर की दूसरी महिलाओं ने इस लड़के को दिखाया और ये कहते हुए दिखाया कि देखो ये जो साड़ी है, इन साड़ियों को हम अपने गेस्ट्स को देने वाले हैं गिफ्ट के तौर पर। तो उस लड़के का माथा ठनका, उसको लगा कि अरे ये तो बड़ी कीमती साड़ियाँ हैं। इस बीच जब वो साड़ियाँ दिखा रही थी तब इस लड़के की नज़र अलमारी में गई और अलमारी की तिजोरी या कबर्ड जो भी कहे उस पर गई, जिसमें उसको कुछ जेवरात भी नज़र आए सोने चांदी के। अब जब इस लड़के ने, गोविंदराज ने, वो मंजर देखा तो इसके मन में और लालच पैदा हो गया। इसको लगा कि ये काफ़ी पैसे वाले लोग हैं और अगर महिलाएं घर में अकेली रहती हैं, अगर इन महिलाओं को वो टारगेट करे या लूटपाट करने की कोशिश करे तो ठीक ठाक पैसे मिल सकते हैं। उसकी नीयत खराब हो गई और उस दिन तो वो घर से चला गया, लेकिन अगली बार वो तैयारी करके आया। और जब वो अगली बार तैयारी करके आया तो जब वो घर लौटा तैयारी से, कत्ल वाले रोज़, यानी वही 20 जनवरी, उस रोज़ जब ये इनके घर आया तो इत्तेफाक से उस दिन घर में जो घर की बेटी थी 58 साल की, जिनका मैंने जिक्र किया था, जिनका नाम है विजय लक्ष्मी, जो स्कूल टीचर भी है, वो घर में नहीं थी। घर में जयश्री मिली तो इसको चूंकि लूटपाट करना ही था तो इसने जयश्री पर अटैक कर दिया, इस लड़के ने, गोविंदराज ने, और जयश्री की गला घोंटकर हत्या कर दी। जयश्री जब विरोध कर रही थी तो गला घोंटा और जब उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई तो एक नारियल से उसके सिर पर वार किया। इस तरह से उसकी हत्या कर दी। चूँकि घर में एक और बुजुर्ग महिला थी 80 साल की, वो भी एक सबूत बन सकती थी, इस मामले में गवाही दे सकती थी, प्लस लूटपाट का विरोध कर सकती थी। तो अगला टारगेट इस गोविंदराज ने उस बुजुर्ग महिला को किया। वो बुजुर्ग महिला एग्जैक्टली उस कमरे में थी या नहीं, ये मुझे तो खैर क्लियर नहीं है। ऑब्वियसली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस को क्लियर है। तो हो सकता है कि बुजुर्ग महिला दूसरे कमरे में हो, जब इसकी हत्या हो रही हो जयश्री की, तब उसे पता न चला हो। लेकिन जब ये लड़का अंदर के कमरे में गया होगा तो वहाँ बुजुर्ग महिला मिली, सत्यभामा। तो 80 साल की उस बुजुर्ग महिला को भी इसने ठीक उसी तरीके से, उसी अंदाज में मौत के घाट उतार दिया, उनकी भी हत्या कर दी। इत्तेफाक से 2 हत्याएं करने के बाद अभी वो लूटपाट कर ही रहा था, तब तक विजय लक्ष्मी घर आ गई। इसे देखिए बदकिस्मती, या इसे देखिए मौत, जब इंसान का लिखा होता है तो क्या हालत होती है। विजय लक्ष्मी जो है घर चली आई। कुछ देर से आती तो शायद बच जाती, लेकिन जब घर आई तब गोविंदराज जो है वो घर में लूटपाट कर रहा था और 2 हत्याएं कर चुका था। विजय लक्ष्मी को पता नहीं था। वो जब दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुई तो अंदर गोविंदराज ने उसे पकड़ लिया और ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसने बाकी 2 महिलाओं की हत्या की थी, विजय लक्ष्मी की भी हत्या कर दी। और इस तरह से 3 महिलाओं की हत्या करने के बाद घर की कीमती चीज़ें लूट कर ये लड़का मौके से फरार हो गया। तो ये थी पूरी कहानी, जिसे पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और लोगों से पूछताछ, वो एक पीस ऑफ पेपर में लिखा हुआ एक मोबाइल नंबर, इन सारे ज़रियों से पुलिस ने इस मामले को सॉल्व कर लिया, पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, ये घटना अपने आप में एक सबक है कि किसी भी अजनबी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, आंख मूंद कर उसे घर में एंट्री देना, घर की जो सीक्रेट बातें हैं या जो सीक्रेट चीज़ें हैं उसे दिखाना, आज के ज़माने में ये बहुत समझदारी भरा फैसला नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर किसी पर शक करना चाहिए या फिर अविश्वास करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किसी आदमी पर, वो भी गैर ज़रूरी तरीके से, वो करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग इस कहानी को सुनकर क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रीवियस स्टोरी जो मैंने आप लोगों को सुनाई थी वो कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की थी, जिसमें एक शख्स का कत्ल आधी रात को उसी के घर में हो गया था और उस कत्ल की गवाही उस शख्स की 13 साल की एक छोटी सी बेटी ने दी, जिससे कत्ल का राज खुला। और जब कातिल का चेहरा बेनकाब हुआ तो हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि
कातिल एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। क्या है वो कहानी? अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस कहानी को सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। योगा विथ विकास ने कमेंट किया है और उन्होंने उस कैरेक्टर की जो इस कत्ल के पीछे जिम्मेदार है उसकी बड़ी निंदा की है। दीपक हीरा ने मुरादाबाद का जिक्र किया है और एक लाइटर नोट वाला कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच दीपक जी। भगवती छेत्री ने कमेंट किया है। अंसारी हुज़ैफा का कमेंट है, ये रेगुलर कमेंट करती हैं, महाराष्ट्र से हैं। और रौनक चौहान का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। अमोल है या हाँ अमामोल इस तरह से एक नाम है, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि इनका नाम क्या है, या हो सकता है अमोमल ही इनका नाम हो। तो इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। इन्होंने कहा है कि ऑलवेज प्लेजर टू वॉच एंड लिसन टू योर क्राइम स्टोरीज, प्लीज़ कीप अपलोडिंग, इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे एक दर्शक हैं जालोर राजस्थान से, ये शैतान सिंह हैं और इनकी पत्नी है छगन देवी राजपुरोहित। इन्होंने बताया है कि ये दोनों पति पत्नी जो है दिव्यांग है और ये जालोर राजस्थान के रहने वाले हैं और रेगुलर दोनों मिलकर मेरी ये जो पेशकश है, ये जो कहानियां हैं वो सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, थैंक यू वेरी मच। स्टडी बीम्स के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है। और सायरा हाँ सायरा समथिंग रविंद्रा इस तरह से कुछ आईडी है, इन्होंने मुझे करेक्ट किया है। हो सकता है मैंने कभी मुरादाबाद से कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उसकी जगह इंपोर्ट बोल दिया है, तो इन्होंने उसको करेक्ट किया। थैंक यू वेरी मच सायरा जी। इसके अलावा संदीप शर्मा जी का कमेंट है, विजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है, प्रदीप भाम्बू जी, यूनुस शेख का कमेंट है, विजय नासवाले जी, उद्रेश बिंद का कमेंट है, परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं, मरियम मोहम्मद है और विद्या पाटिल का भी कमेंट है, वर्जीनिया डिसूजा का कमेंट है। इन्होंने लिखा वेट फॉर योर चैनल। तो एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पाया, क्या मेरे किसी पर्सनल या प्राइवेट चैनल यूट्यूब पर हो इसका आप इंतज़ार कर रही हैं या मेरी स्टोरीज़ का इंतज़ार कर रही हैं? थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए काइंडली। और रही पर्सनल या प्राइवेट चैनल की, तो ऑब्वियसली फ़िलहाल तो मैं क्राइम तक के साथ ही जुड़ा हूँ। मुश्ताक MK के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। कुंदन कुमार ने कमेंट किया है। लव गिफ्ट एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया, ये हांगकॉन्ग से हमें देखते हैं, इन्होंने गुड आफ्टरनून लिखा है। देशभक्ति के नाम से एक कमेंट है, ये श्रेष्ठ शर्मा हैं इटावा से, इन्होंने अपनी बात रखी है। गोरखा के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है। और श्याम बहादुर गुप्ता, इन्होंने भी कमेंट किया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। विजय हासदा है, नीरज भट्ट हैं, स्तुति क्राफ्ट्स ने कमेंट किया है। और मोहन शर्मा शॉर्ट्स M1, सुनील बम्बोले का कमेंट है, राधे का दीवाना, रिजवाना परवीन का भी कमेंट है और शिव प्रसाद पाधी का भी कमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सबके कमेंट्स तो आप जानते हैं एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि कमेंट करते रहिए। रैंडमली कमेंट पढ़ता हूँ, आज नहीं तो कल आपका भी नंबर आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आपका नाम या कमेंट मैं पढ़ पाऊँ। तो फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।